नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज जो है सीटेट जुलाई 2023 के जो पेपर होने वाले हैं, इसका जो है कि पीवाईक्यू सीरीज जो हम लाए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का मतलब क्या है समझिए पहले। यह पीओक्यू जो सीरीज है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है एनालिसिस होगा। इसमें जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 2011 से लेकर यानी कि 2011 से जो सीटेट का पेपर हुआ है अब तक जो है 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं सबको हम डिटेल में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला पेपर हम जो है पहला सीरीज लाए हैं वो 26 जून 2011 का पेपर है। थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, यह आपके लेवल पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक अपने थ्योरी को पढ़े हैं। तो देखिए, अगर आपको ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं थ्योरी का भी क्लास आपके लिए ला दूंगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो सीडीपी का जो पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। इसमें देखिए 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। हर प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि हर सेक्शन को हम एक प्रैक्टिस सेट का रूप दे रहे हैं। देखिए, हर सेक्शन का एक प्रैक्टिस सेट देंगे मगर उसका जो है अलग अलग प्रैक्टिस सेट रहेगा। जैसे पीवाईक्यू का जितने भी जो है कि सीडीपी का होगा 1 से लेकर सभी जो है प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ईवीएस का जितना भी रहेगा और साथ साथ हिंदी का रहेगा, ये सभी का अलग अलग पीवाईक्यू हम बनाते रहेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा इसका जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है पीवाईक्यू सीडीपी का है, प्रैक्टिस सेट 1 इसको हमने दिया है। पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक होना चाहिए कैसा होना चाहिए। ऑप्शन को देखा जाए तो धैर्य और दृढ़ता, यानी कि धैर्य और दृढ़ता अगर प्राथमिक स्तर के शिक्षक में है तो वह परिस्थितियों को समायोजित कर सकता है, वह परिस्थितियों को समझने में सक्षम रहेगा, यानी कि समाधान कर सकता है। तो ये ऑप्शन पे हम पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं कि इसके लिए हम रुक सकते हैं। ठीक, तो अगले ऑप्शन को अगर देखा जाए तो शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। देखिए, जो जरूरी नहीं है, जो यानी कि प्राथमिक स्तर में शिक्षक जो हो रहेगा वह विषयों का जो है विशेषज्ञ की दक्षता नहीं होनी चाहिए। इतना जरूरी नहीं कि वह पूरा विषय में ही दक्ष हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी रुक सकते हैं, या उतना सटीक आंसर यह इसका नहीं मान सकते। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, यानी कि भाषा को पढ़ाने में दक्षता, ये भी नहीं। पढ़ने की उत्सुकता, देखिए पढ़ने की उत्सुकता तो छात्र में रहनी चाहिए, मगर यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो होनी चाहिए जो प्रक्रिया वह दृढ़ का होनी चाहिए, यानी कि धैर्य का होना चाहिए, साहस का होना चाहिए। तो ये वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा कि धैर्य और जो है कि दृढ़ता जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में जो विशेषता होनी चाहिए महत्वपूर्ण जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन का जो है कि ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप जो है पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा जो है तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए, पहले ऑप्शन को देखा जाए तो अभिभावक को प्रधानाध्यापक से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का कौन सा बच्चों का अनुभाग जो है बदल दे। देखिए, यहाँ पे जो है उनके कक्ष को बदलना या अनुभाग को बदलना यह उचित नहीं है। उसमें जो है पठन प्रक्रिया में कुछ न कुछ जो है कि अनुरोध होने लगेगा, यानी कि बाधा पहुँचने लगी। तो ये ऑप्शन जो है आपका जो है निगेटिव जो है आप नकारात्मकता का एक तरह से दर्शा रहा है। अगला ऑप्शन जैसे कि बी वाला है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, साथ ही साथ उसके शिक्षक के साथ जो है समस्या पर जो है चर्चा करनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए शिक्षक को जो है यानी कि अभिभावक को शिक्षक के साथ जो है उसमें समस्या पर चर्चा करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन जो है बैठ जाएगा। अगला है कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये तरीका आपको डायरेक्ट बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं वहाँ से, और वहाँ पे उनकी जो है प्रक्रिया जो है बच्चों पे नकारात्मक पड़ सकती है। देखिए, अभिभावक को प्रधानाध्यापक से शिकायत करना चाहिए, यानी कि अध्यापक का शिकायत जो है प्रधानाध्यापक से करेगा जो अभिभावक, तो यह भी विकल्प आपका गलत जो है एक तरह से माना जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका दूसरा का सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तीसरा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी घटना होती है? जब बच्चा जो है तार्किक मन से सोचने लगता है, यानी कि तार्किक चिंतन करने लगता है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, या जो है पूर्व संक्रिय अवस्था, या मूर्त संक्रिय अवस्था, संवेदी जो है प्रेरक अवस्था। देखिए, ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं। चारों अवस्थाएं आप सभी जानते हैं कि पियाजे द्वारा दी गई ये चारों अवस्थाएं हैं। चारों अवस्थाएं में जो है कि पहला जो है संवेदी
जो गामक अवस्था होती है यह जो है संवेगों के द्वारा जो है की जाती है। मूर्त संक्रिय अवस्था जो होती है, मूर्त संक्रिय अवस्था में जो है कि बालक जो है चिंतन करने लगता है, यानी कि उसके बारे में, वस्तुओं के बारे में जो है, घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। जबकि पूर्व जो है संक्रिय अवस्था सिर्फ उसके बारे में करने की कोशिश करता है। औपचारिक में जो है कि बहुत ज़्यादा तार्किक चिंतन, उसके बारे में सोच भी विकसित कर लेता है। बहुत सारा ऐसे तरीका होता है। तो यहाँ पे सी वाला जो है इसका विकल्प जो है सही होगा, जो तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं को चिंतन करेगा। सी वाले विकल्प में आपका मूर्त संक्रिय अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि चौथा है कि मन का जो है कि मानचित्रण संबंधित है। पहला ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी है कि मन का चित्र बनाने से है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, या डी है कि बोध बनाने की जो है, बोध बनाने की तकनीकी से। बोध का मतलब हो गया यहाँ पे ये समझ है, कौन सा समझ, बोध या समझ भी अगर ऑप्शन में रहता तो उसको भी लगा देते। देखिए मन का जो चित्रण होता है, यानी कि मन का चित्रण कर सकते हैं, मन की क्रियाशीलता के कारण होती है। कौन सी? मन की क्रियाशीलता, यानी कि मन में जो है अनुसंधान होगा, क्रियाशीलता होती है। कह सकते हैं यथार्थ अनुसार किसी कार्य को करने की जो पहली जो है उसकी रूपरेखा होती है वह अनुसंधान करके उसमें बना लेता है। तो सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है। कौन सा बेहतर तरीका? देखिए पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, और बी है कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का जो है प्रयोग करना। देखिए यहाँ पे जो है कि आपको जो प्राथमिक स्तर का जो विद्यार्थी है उसको सीखने के लिए जो समस्या समाधान है उसको सबसे ज़्यादा तरीका है कि उसको क्षमता के अनुरूप जो है उसके विभिन्न जो है शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि उसको जो है कि जिस प्रकार वह बालक जो है शिक्षण जो है क्षमताएं जो है ग्रहण करने की रखता है उसको उस अनुरूप जो है कि विद्यार्थी को करना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाला इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि छठवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण जो है करता है। कौन सा सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक जो है शिक्षार्थी के अंतर्गत अंतर्जात, यहाँ पे अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराता है। कौन सा? अंतर जो है प्रतिभाजात जो है पोषण करने का अंतर जो है उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मान सकते हैं। और अगला ऑप्शन देखें तो विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों को लक्ष्यों पर बल देना। देखिए यहाँ पे जीवन प्रारंभ पे ही बल नहीं दे सकते हैं, उनको जो है जीवन में जो है कि विद्यालय के प्रति उनके जो है वस्तुओं को या उनके दिन जो है दिनचर्या में होने वाले प्रक्रियाओं को जोड़ना जो है कि इसके कारण हो सकता है। अगला है कि परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना बिल्कुल गलत बात है। कोचिंग कराना जो है, आप कोचिंग करा के जो है अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। और जो है कि अच्छा शिक्षण व्यवहारिक जो है मूल्यों के लिए व्यक्ति विद्यार्थियों का शिक्षण होता है, व्यवहारिक मूल्यों के लिए व्यक्ति जो है विद्यार्थियों का शिक्षण होता है। तो यहाँ पर जो सटीक जो है आंसर छठवां का मिलेगा वह ए वाला ही ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा जो है कि सृजनशीलता का जो पोषण मिल रहा है वह विद्यार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर से मिल रहा है। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है बच्चा अमूर्त जो है संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। देखिए यहाँ पे जो है कि अमूर्त यानी कि अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में जब चिंतन करना प्रारंभ कर देता है वहाँ पे अपने स्वयं के विचारों को जो है संबंध करने की कोशिश करता है, तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। जबकि तार्किक चिंतन सिर्फ करेगा तो वह मूर्त संक्रिय अवस्था के अंतर्गत आएगी। और जो है संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वह संवेगों के द्वारा जो है व्यक्त करने की आएगी। जबकि मूर्त संक्रिय अवस्था होती है उसमें बालक जो है वस्तुओं के बारे में जो है सीखने का जो है उसको देखने का प्रयास करता है, यानी कि उसको अनुकरण करने की जो प्रक्रिया होती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पे जो है संकल्पनाओं में जो है तार्किक चिंतन के लिए ए वाला विकल्प जो है 12 से लेकर जो है कि 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था जो होती है वो होती है। संवेदी में आप जानते हैं 0 से जो है जन्म से 2 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रिय अवस्था की जो है होती है 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष का जो है अवस्था होती है। तो यहाँ पे जो 7वां का पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 8वां है कि सीखना जो है समृद्ध हो सकता है। कौन सा सीखना समृद्ध हो सकता है? पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक जो है शिक्षण जो है सामग्री का प्रयोग करके, और बी है कि शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करके, या कक्षा में आवधिक जो है कि परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान जो है कि दिए जाने पर, और डी है कि वास्तविक दुनिया उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करके करे और शिक्षक उसे प्रक्रिया के सुगम बनाए। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो है कि अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो ये कर सकता है, यानी कि उसमें पढ़ाने के लिए बालक के लिए कर सकता है, मगर यहाँ पे जो है समृद्ध बनाने के लिए, सीखने के लिए जो है समृद्ध होनी चाहिए, जो सबसे जो है स्पष्टीकरण यानी जो अधिक से अधिक जो है शुद्धता वाली ऑप्शन होना चाहिए, वह डी वाला ऑप्शन है। यानी कि वास्तविक दुनिया के साथ जब उसको शिक्षक को जो है जोड़ा जाता है, उसको उदाहरण देकर जोड़ा जाता है, तो वह प्रक्रिया जो है विद्यार्थियों के लिए जो है अंदर से जो है अनुभूति होती है, यानी कि उसके जीवन से जो जुड़ने की अवस्थिति होती है वह सबसे ज़्यादा जो है सुगम बनाती है। डी वाला यहाँ पे यह विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? कौन सा सही से जो है नहीं मानना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। कौन सा? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। और बी है कि सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। ठीक, तो उसके बाद सी है कि जो है अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। और डी है शैक्षिक संस्थान की एक जो है कि एक मात्र संस्था है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे जो नहीं वाली प्रक्रिया है वह कौन सी प्रक्रिया नहीं है? वह देखिए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती है, यह व्यापक प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सही है। यह सीखने के लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया यानी कि इसका जो है स्टेप बाय स्टेप यह सीखते रहता है, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो है नहीं का ऑप्शन बताया गया वह डी वाला है, यानी कि शैक्षिक जो है संस्थान की एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त करता है, यह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो है बालक हर जगह सीखने की प्रक्रिया होती है, वह कहीं भी सीख सकता है। यह जो है शैक्षिक संस्थान सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है जहाँ पे शिक्षण कार्य किया जाता है, जबकि अनौपचारिक रूप से जो है सीखने की प्रक्रिया जो होती है हर जगह होती है, कहीं भी बालक वह सीख सकता है। वह एक जगह से दूसरे जगह पर वहाँ पे हर समय जो है व्यापक तौर से वह सीखने का प्रयास करता है, वह सीखते रहता है। तो यह वाला डी वाला यहाँ पर ऑप्शन इसका जो है नहीं वाले ऑप्शन में सही होगा। 10वां है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधिक विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है कि ए माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। देखिए 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधिक बालक है उसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है सटीक बैठ सकता है? देखिए वहाँ के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, या कह सकते हैं कि सी वाला है कि कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देनी चाहिए। यहाँ पे देखिए वहाँ पे सामान्य कक्षा के साथ यानी समावेशी कक्षा में आप सभी जानते हैं कि जो है एनसीएफ कहता है कि समावेशी दृष्टिबाधिक कक्षा को जो है सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उसको सामान्य रूप से जो है कि सभी जो है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पे उसे श्रव्य सीडी जैसे जो है उपकरण जो है उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वह सुविधाओं का जो है उसके लाभ ले सके। तो यहाँ पे 10वां का बी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। 11वां है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी है शरीर में जो है कि अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना या सान्निध्य की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं डी सामाजिक अनुमोदन, कौन सा अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, कौन से शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हो उसको निकलने के लिए यानी कि उसको बाहर निकलने के लिए जो है शरीर की जो है आवश्यकता होती है, इसको जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह आवश्यकता जो है संबंध जो है नहीं की जानी चाहिए। बाकी के जो है संवेदनात्मक जो है सुरक्षा की आवश्यकता होती है और संदिग्ध की आवश्यकता होती है, सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नहीं वाले ऑप्शन को जो है यह शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना यह जो है जरूरी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 12वां है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर जो है सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं पर्यावरण में, तो है उसके बाद सभागार में, घर में, या खेल का मैदान में। देखिए 12वां का जो होगा वहाँ पे विद्यालय एवं जो है कक्षा या कक्ष में कह सकते हैं, या पर्यावरण के कक्षा कार्य में कह सकते हैं, वहाँ पर जो है उसके संज्ञानात्मक व्यवहार का जो है परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा जो है पर्यावरण एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्यार्थियों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की और उसकी समस्याओं का जो है निदान जो है बेहतर तरीके से किया जाता है। तो बी वाला जो है 12वां का ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
13वां है कि को डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या सी कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिगम की उपस्थिति। यानी कि जो प्रेरित करने वाला जो कार्य होता है वह शिक्षक द्वारा जो उपचार देने का कार्य करना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी कि देख कह सकते हैं यह प्रेरित जो है संकेतक का जो कार्य करता है वह शिक्षार्थियों द्वारा उपचार किया जाना चाहिए। यहाँ प्रेरित करने के लिए जो है विद्यार्थी जब प्रश्न पूछता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रेरित होगा। यानी कि कह सकते हैं प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया होती है, यानी क्योंकि जो है प्रेरक जो है कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने की शक्ति प्रदान करती है। छात्र अपने अधिगम संबंधी जो है लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित यानी कि अध्यापकों के पूर्व अनुभव तथा विशेष रुचियों को प्रयोग से लाकर जो है वह प्रेरित हो, यानी कि उससे प्रश्न पूछे तो यह सबसे ज़्यादा वह प्रेरित होने का जो है कार्य करेगा। तो 13वां का बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन को ध्यान देना है कि ए है कि वह जो प्रवाह जो है कि प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, बी है कि वह जो अमूर्त कौन सा अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या सी कह सकते हैं वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, डी है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी जो है करने की क्षमता रखता है। देखिए यहाँ पे देखें तो निबंधों को जो है बहुत जल्दी करने की क्षमता, यह लक्षण नहीं होना चाहिए। जो वह पूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, अमूर्त सोचने की क्षमता रखता है, समायोजन की क्षमता रखता है, ये सही है। और डी वाला जो है विकल्प नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान बच्चों का लक्षण यहाँ पे नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है 15वां है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है जाता है किसको जाता है। देखिए पावलोव का, कोहलर का, बीएफ स्किनर का या पियाजे का। देखिए बच्चे दुनिया के बारे में समाज का सृजन करते हैं, किसका समाज का सृजन करते हैं जो है यहाँ पर जो है आपको बच्चे दुनिया के बारे में अपने जो आप समझ को सृजन करेंगे वह पियाजे के अनुसार बताया गया है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार बताया गया है कि इसमें पियाजे ने 4 अवस्थाओं को दिया है। 4 जो है कि जो है संवेदी गामक अवस्था जो है कि किस तरह पूर्व जो है संक्रिय अवस्था है, उसके बाद मूल संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, कैसे जो है इन सभी को जो है उसने सृजित किया है। तो यहाँ पे पियाजे के द्वारा इसको जो है दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन 16वां है कि कृतिका अक्सर घरों में ज़्यादा बात नहीं करती है। कौन सा? कृतिका जो है घरों में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि देखिए पहला ऑप्शन है कि किसी जो है शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। यहाँ पे कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और विद्यालय पर हर समय जो है बच्चों को खूब जो है बात करने का अवसर देता है। देखिए यहाँ पे जो है ये वाला सी वाला विकल्प, यहाँ विद्यालय में जब बालक के आप जो है बच्चों की जो है बातों को आप मान्यता देंगे, उनकी जो है सुनी गई बातों को, उनकी कहानियों को, उनके जो है अनुभव को अगर आप मान्यता देंगे तो वह ज़्यादा बातचीत करेंगे, वह ज़्यादा खुलेंगे। तो कह सकते हैं कि उसकी जो है कृतिका का जो है विद्यालय पे जो है कि खूब मान्यता उनकी बातों को मिलता है, तो इसलिए वह बात वहाँ पे ज़्यादा करती है। तो सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के संबंध है? देखिए सामाजिक दर्शन है, मीडिया मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा समाजशास्त्र है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है वह शिक्षक को कह रहा है। तो शिक्षक एक जो है मनोविज्ञान का जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब मनोविज्ञान की जो है पढ़ाई कर लेता है, तो उसमें जो है विद्यार्थियों को जो है समझने के लिए उसके अंदर जो है क्षमता वृद्धि होती है। यानी कि जो विद्यार्थियों को जो उसके द्वारा भागीदारी जो है की जाती है, तो उसमें जो है उसको प्रेरित करने का या प्रेरणा जो है देने का जो है शिक्षार्थियों के अंतर्गत जो है शिक्षक कार्य करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसका जो है उद्देश्य जो है इससे संबंध रखेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 18वां है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन है कि पिछले जो है सीखे हुए नए अधिगम को अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करती है, या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो कह सकते हैं यहाँ पे शिक्षार्थियों के प्रति जो है जो 18 वाला प्रश्न है, कह सकते हैं शिक्षार्थियों के प्रति सीखने के प्रति जो है यह रुचि उत्पन्न करती है। यानी कि रुचि जो उत्पन्न करेगी तो वहाँ पर यह कार्य जो है सबसे ज़्यादा जो है सटीक जो है व्यवहार में आएगा। तो यहाँ पे सी वाला इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 19वां है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या यानी कि शब्दावली डैश 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 की संकेत करती है। कौन सा पाठ्य शब्दावली जो है संकेत करती है? पहला, विद्यालय का संपूर्ण जो कार्यक्रम जो है कि विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, या मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा जो है कि में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी है कि शिक्षक पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को। देखिए यहाँ पे जो शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या जो शब्दावली होती है वह सबसे ज़्यादा है कि विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी के प्रति अनुभव यानी कि प्रतिदिन का जो अनुभव समाहित होता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा शब्दावली का संकेतक इसको माना जाता है। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 19 है कि 20 है इसके बाद कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, बी है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और सी है कि शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, और डी है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे जो है निचली कक्षा के लिए, कौन सा निचली कक्षा के लिए कह सकते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है खेल विधि को मान्यता दी जाती है। किसमें? खेल विधि को मान्यता दी जाती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे विकास एवं वृद्धि के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होना चाहिए वह सबसे ज़्यादा सीखने के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए खेल के द्वारा उसको सीखना चाहिए। यानी कि जब विद्यार्थी को याद तभी रहेगा जब वो खेल खेल के माध्यम से याद करेगा, उस जान को कार्य को जो है अपने स्तर के अनुसार जो है खेलेगा, उस कार्य को करेगा। तो यह निचली स्तर के लिए सबसे ज़्यादा सटीक जो है ऑप्शन यह बैठेगा। तो बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में जो है कि परिस्थिति में से की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई जो है स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है? पहला, सीखने का प्रभाव का नियम। कौन सा सीखने का जो है प्रभाव का नियम है? बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, या सीखने का तत्परता नियम है, सीखने का सादृश्यता नियम है। यहाँ पर जो बच्चा है अतीत की जो परिस्थिति के साथ जो है कि अनुक्रिया तब करेगा जब वो सादृश्य परीक्षण करेगा, यानी कि सादृश्य जो है नियम को जानेगा, सादृश्य परीक्षण करेगा। तो इसके कारण जो है सादृश्य नियम के कारण जो है बच्चा नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं में उपस्थिति होने से उसकी मिलती जुलती जो है परिस्थिति होती है वह स्मरण कर लेता है। तो ये कह सकते हैं कि यह उसके द्वारा सीखने का जो है सबसे अच्छा तरीका मान सकते हैं। डी वाला 21 का जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। 22वां है कि प्रतिभाशाली जो है होने का संकेत नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, दूसरे का साथ झगड़ना जो है बिल्कुल नहीं है, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा में जो है और सृजनात्मक विचार। देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है जिज्ञासा में होने का संकेत देता है, जबकि दूसरों के साथ जो है झगड़ने में जो है जिज्ञासा की जो है संकेत नहीं देता है। तो डैश के स्थान पर लिख सकते हैं दूसरे के साथ जो है झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 23वां है कि विशेष कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो है कि बच्चों का शिक्षा उपलब्ध कराई जाने चाहिए। पहला ऑप्शन है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए जो है विकसित जो है पद्धति होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा कि जो है कि समावेशी शिक्षा क्या कहती है और जो NCF जो है रूपरेखा 2005 क्या कहता है, इन सभी पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के द्वारा। देखिए जो समावेशी शिक्षा कहती है कि वह सामान्य बच्चों के साथ साथ जो विशिष्ट बच्चे होते हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको जो है सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन दिया जाए तो यह सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। तो यहाँ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत देखा जाएगा तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों को उचित जो है उपस्थिति होना चाहिए, या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। सी है कि प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना नहीं कर सकते हैं, हर विद्यार्थी का अलग जो है कि व्यक्तित्व होता है। प्रतिपुष्टि जो है कि भाषा तकनीक के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। बी वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा कि यहाँ पे शैक्षिक और सह शैक्षिक जो है तरीका जो होना चाहिए, जीवन के बारे में जो जानकारी जो होनी चाहिए, ये सबसे जो है बेहतरीन तरीका माना जा सकता है। तो यहाँ पे 24 का बी वाला विकल्प इसका मेन सही हो जाएगा।
25वां है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पहला है कि गणितीय जो है विकास से है, या पठन विकार से है, व्यवहार संबंधी जो है विकास से है, या मानसिक विकास से है। देखिए डिसलेक्सिया जो होता है वह गणित जो है कि यानी कि पठन जो है विकास से संबंधित होता है डिसलेक्सिया। कौन सा डिसलेक्सिया। और जबकि गणित जो है विकार होता है डिसकैलकुलिया होती है। कौन सा डिसकैलकुलिया जो होता है वह गणितीय विकार से होता है। डिसग्राफिया जो होती है, डिसग्राफिया जो है लेखन विकार से संबंधित है। और जो है अफेजिया डिफेजिया होता है वह भाषा विकार से संबंधित होता है। या यहाँ पे कह सकते हैं जो बी वाला विकल्प आपका 25 का है वह सही इसका माना जाएगा। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। 26 है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश 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 भूमिका निभानी चाहिए। एक अग्रनुमुखी या सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ होना चाहिए, नकारात्मक। देखिए नकारात्मक तटस्थ नहीं होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक भी नहीं मान सकते, जबकि अग्रोन्मुखी होना चाहिए। कौन सा अग्रोन्मुखी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों का जो माता पिता होती चाहिए वह अग्रोन्मुखी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। यानी कि बच्चा जो है अपने लिए प्रोत्साहित, यानी कि जो अच्छा करने के लिए जो है प्रोत्साहन के लिए कह सकते हैं उसको कार्य करना चाहिए। तो ए वाला विकल्प 26 का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। 27वां है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है कि जो है निरंतरता का सिद्धांत, बी है कि एकीकरण का सिद्धांत, सी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। देखिए विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया जो होगी वह निरंतरता का सिद्धांत है। किसका। निरंतरता का सिद्धांत है। जबकि ए वाला जो है विकल्प सही होगा। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। एकीकरण में जो है विकास में पूर्ण से अंगों की ओर, कौन सा पूर्ण से जो है अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर, कौन सा अंगों से पूर्ण की ओर और अंगों से जो है कि पूर्ण की ओर, यानी कि एक तरफ होने वाली प्रक्रिया होगी जो विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतिविधियों से सरलता से संभव बनाता है। तो यह कह सकते हैं अंगों से जाएंगे पूर्ण की ओर, पूर्ण से जो है अंगों की तरफ जाएंगे, तो यह एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। जबकि अंतःक्रिया कौन सा अंतःक्रिया का सिद्धांत, जब बालक विकास है न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण होता है, कह सकते हैं दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। कौन सा। दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है, तो इसको अंतःक्रिया में जो है शामिल किएंगे। जबकि अंतः संबंध जो होता है, यानी कि बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में जो है संबंध स्थापित होता है, वह अंतः संबंध, यानी कि बालक के आंतरिक संबंध जो उसका शरीर है, उसका जो है बालक का मानसिक है वो संवेग है, वो अंतःक्रिया के अंतर्गत आएगा। 27 का ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आइए सभी पॉइंट भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 28वां है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने जो है बढ़ावा दिया। कौन सा। पावलोव हैं और जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वह गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का, जबकि जीन पियाजे का जो है कि अधिगम का सिद्धांत है। ये जो है पावलोव जो है ये सभी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत इसको समाहित किया जाएगा। अगला है कि 29वां है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों के समूह से सक्रिय जो है सदस्य होते हैं। कौन से समवयस्कों, प्रौढ़ावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था। देखिए यहाँ पे जो प्रौढ़ावस्था की एज होती है 12 से जो है कि ये 18 से ऊपर होती है। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था से जो है पहले की जो अवस्था यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था, तो ये अवस्थाएं होती हैं। और एक बाल्यावस्था और किशोरावस्था, किशोरावस्था की जो 12 से जो है 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें जो है बालक जो है कि अपने समवयस्कों के साथ जो है सक्रिय भूमिका के साथ रहता है। किसके। समवयस्कों के साथ जो है सक्रिय भूमिका के साथ किसमें रहता है, वह किशोरावस्था के दौरान रहता है। तो यहाँ पे किशोरावस्था जो है आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक। अगला 30वां क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशेषता अवस्थाओं का जो है पहचान की है। देखिए 4 अवस्थाएं दी हैं, किसने दी है। एरिक्सन ने दिया है, या स्किनर ने दिया है, बी जो है कि पियाजे ने दिया है, या कोहलबर्ग ने दिया है। देखिए जहाँ पे 4 अवस्था की बात की, 4 अवस्था किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे ने 4 जो है बौद्धिक अवस्थाओं को बात की है, जो है संवेगक जो है कौन सा संवेदी कह सकते हैं, संवेदी गामक अवस्था कह सकते हैं, मूर्त जो है संक्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था भी करते हैं। पहला जो है 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष से पूर्व जो है संक्रिया अवस्था 2 से जो है 7 वर्ष होती है। और जो है मूर्त जो संक्रिया अवस्था होती है वह जो है 7 से 12 वर्ष की एज होती है। औपचारिक जो संक्रिया अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष होती है। तो जीन कह सकते हैं पियाजे द्वारा दी गई ये 4 भौतिक अवस्थाएं हैं, यानी कि बौद्धिक अवस्था के अंतर्गत पियाजे को यहाँ पर रखा जाता है।